Hi guys, back to my channel was schooling. So today we are going to discuss about history of English literature, but in this lecture we're gonna talk about Renaissance. This period is from 1500 to 1600 कि ये जो पीरियड था, ये जो ए थी इंग्लिश लिटरेचर की, ये 1500 से लेके 1600 तक रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेनेसां का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली जो वर्ड रेनेसां है इसका मीनिंग होता है रिवाइवल ऑफ लर्निंग और उसके बाद रीबर्थ ऑफ नॉलेज। ठीक है, कि ये जो पीरियड था इसमें जो लर्निंग का जो प्रोसेस रुक गया था उसमें एंग्लो नॉर्मन में, एंग्लो सैक्सन में, उसको दोबारा इसी पीरियड में उसको रिवाइव मिला। ठीक है, ये जो नॉलेज था उसकी रीबर्थ हुई, दोबारा उसकी पैदाइश हुई, दोबारा वो क्रिएट हुआ। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हो सकता है कि रिवाइवल ऑफ लर्निंग और रीबर्थ ऑफ नॉलेज, ये रेनेसां का मीनिंग हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके जो मेन फीचर जो थे इस पीरियड के, इस एज के, वो कौन कौन से थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स। इसी पीरियड में, इसी एज में इंसान जो था, ये जो मतलब जो आदमी आप कह सकते हैं, मर्दों औरत दोनों जो थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि उन्होंने अपने आप को पहचानना शुरू कर दिया, अपने आप को दरियाफ्त करना शुरू कर दिया, अपने आप को डिस्कवर करना शुरू कर दिया। और ये जो कायनात थी, ये जो यूनिवर्स थी, ये जो दुनिया थी, जो वर्ल्ड थी, उसके बारे में लोगों ने जानना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो सेकंड फीचर था वो क्या था। कहते हैं मैन सो लॉन्ग ब्लाइंडेड हैड सडनली ओपनड हिज आइज एंड सीन, कि उनके जो दूसरे जो फेज थे, मतलब एंग्लो सैक्सन या एंग्लो नॉर्मन का जो पीरियड था, उसमें जो इन लोगों की जो ब्लाइंडनेस थी, ठीक है, जो इनकी आंखें थी जो बंद हो गई थी, उन्होंने किसी भी चीज़ को देखना, उसको पहचानना, उसको डिस्कवर करना छोड़ दिया था। लेकिन इस पीरियड में आके, इस फेज़ में आके या इस एज में आके उन लोगों ने क्या किया कि अपनी जो आइज़ थी उनको सडनली ओपन किया, अचानक ही, मतलब क्विकली उन्होंने ओपन किया और देखना शुरू कर दिया, अपने आप को भी, यूनिवर्स को भी, और इस दुनिया को उन्होंने बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो तीसरा जो इसका जो फीचर है, तो कहते हैं देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम थियोसेंट्रिसिज्म टू एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म। ठीक है, कि उनकी जो शिफ्ट थी खुदा से, अब वो इंसान की तरफ शिफ्ट हो गई थी। ठीक है, कि जो दो पहले जो पीरियड थे, अगर आप लोग उसको गो थ्रू करें दोबारा, अगर आप लोग जाकर देखें कि एंग्लो सैक्सन जो पीरियड था या एंग्लो नॉर्मन था, वहाँ पे लोगों का जो मेन फोकस था वो खुदा की तरफ था। ठीक है, मतलब कि जो चीज़ें उनको, उनका जो मज़हब था, जो रिलीजन था, उनको जो बताता था, वो लोग सिर्फ उसी पे फोकस किया करते थे। मतलब उसमें कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं हुआ करती थी, कोई बंदा उस पर उंगली नहीं उठा सकता था। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि खुदा ने कह दिया कि आप लोगों ने ये चीज़ नहीं खानी, या एक चीज़ आप लोग ये कह सकते हैं कि अगर आप लोगों ने बियर नहीं पीनी। ठीक है, और एक इंसान जब वो बहुत ज़्यादा उसको सर्दी लग रही है, किसी ठंडे एरिया में या किसी ठंडे इलाके में वो चला जाता है, बर्फ़ानी इलाके में चला जाता है। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। अब ये जो उनका जो रेनेसां का जो पीरियड था वो ये बताता है कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में आप लोग चले गए हैं जहाँ पे आपको ये जो मना की गई चीज़ें हैं, वो अगर आपको लोग खाने से या पीने से अगर आपको कुछ अफाका होता है, कुछ रिलीफ मिलता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं इंसानी फ़ायदे के लिए। ठीक है, लेकिन जो आखिरी जो 2 पीरियड थे वहाँ पे आप लोग ऐसा नहीं कर, चाहे आपकी लोगों की जान चली जाए, चाहे आप लोग बीमार हो जाएँ, चाहे आप लोग कुछ भी हो जाए, लेकिन आप खुदा को चैलेंज नहीं कर सकते, मज़हब को चैलेंज नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ये जो पीरियड आया जिसमें रिवाइवल ऑफ लर्निंग हुई, उसके बाद रीबर्थ ऑफ नॉलेज हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह सकते हैं कि ये जो डायनासोर का जो पीरियड था, यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया कि अपने आप को डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कि खुदा को उन लोगों ने अपने मतलब पीछे धकेल दिया और ख़ुद को उन लोगों ने क्या किया, डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका ये मतलब था सेंट्रिसिज्म, यहाँ से ये देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम थियोसेंट्रिसिज्म टू एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, जिसका मतलब है कि गॉड टू मैन। ठीक है, कि खुदा से इंसान की तरफ ये लोग क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, ये कन्वर्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड एलिजाबेथन एज और शेक्सपियन एज। आप इस पीरियड को एलिजाबेथन एज भी कह सकते हैं और शेक्सपियन एज भी कह सकते हैं। ठीक है, कि इसी पीरियड में जो शेक्सपियर था, या आप कह सकते हैं जो एलिजाबेथन एज ये थी, वो भी यही थी, ये मतलब रेनेसां का जो पीरियड था। उसमें हम देखते हैं कि रेनेसां स्टार्टेड आफ्टर द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ए सिटी ऑफ ग्रीस, इन 1453 बाय तुर्क्स। ठीक है, ये जो रेनेसां का जो पीरियड था, ये कब स्टार्ट होता है कि जब इस्तांबुल, जिसको जो हम लोग इस्तांबुल कहते हैं, जो तुर्की का बहुत बड़ा शहर है, ठीक है, उसका पहले नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। इसका जो फॉल हुआ था तुर्कों की वजह से, ठीक है, या तुर्कों की मतलब कि तुर्कों की तरफ से
इसका जो फॉल हुआ था उसके बाद ये जो रेनेसां का जो पीरियड था वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसकी जो बर्थ है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। उसको हम देखते हैं कि ग्रीक स्कॉलर स्प्रेड इन यूरोप, स्पेशली दे टुक रिफ्यूज इन इटली, कि ये जो ग्रीक जो स्कॉलर थे, मतलब कि ये जो यूनानी स्कॉलर थे, जो दानश्वर थे, उन लोगों ने क्या किया कि वो यूरोप में फैलना शुरू हो गए, ठीक है। उसके बाद ये अपने आप को पनाह लेने के लिए जिस मुल्क का ये जो इंतखाब करते हैं, जिसको ये सिलेक्ट करते हैं या चूज़ करते हैं, वो इटली होता है, ठीक है। दे ब्रॉट द यूनिक मैन्यूस्क्रिप्ट विद दैम, दिस नॉलेज क्रिएटेड चेंज फर्स्ट इन इटली लेटर इन इंग्लैंड, ठीक है। कि ये अपने इनके अंदर अपने पास जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट थे यूनिक किस्म के, जो जो इनके पास इल्म था, जो नॉलेज था, ठीक है, वो लोग ये लोग कहाँ पे लेके आए, इटली में, ठीक है। तो ये जो इनके पास इल्म था, जो इनके पास नॉलेज था, तो इन लोगों ने क्या किया कि जहाँ पे ये लोग पनाह लेते थे, रिफ्यूज होते थे इटली में, तो वहाँ पे लोगों ने अपना नॉलेज को बुरोकार लाते हुए वहाँ पे अपना एक चेंज लेके आए, ठीक है। तो उस चेंज को पहले तो इन लोगों ने इटली में स्प्रेड किया, उसके बाद ये लोग चले जाते हैं इंग्लैंड में, ठीक है। जब इंग्लैंड में जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे यूरोप में ये जो लोग होते हैं ये फैल जाते हैं, इनका नॉलेज जो है फैल जाता है, ठीक है। इस तरह इनकी जो चेंजिंग है वो आती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रिंटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड दिस पीरियड, कि प्रिंटिंग जो मशीन थी वो भी इसी ही पीरियड में इन्वेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि बुक्स वर प्रिंटेड इन लार्ज स्केल, के बुक्स का जो प्रिंट प्रोसेस है वो भी बहुत ही लंबे स्केल तक वो फैल जाता है, बड़े पैमाने पर जो है ना, वो जो बुक्स हैं उनकी जो प्रिंटिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वो भी इसी ही पीरियड में होती है। उसके बाद हम देखते हैं कोलंबस जो होता है वो डिस्कवर करता है अमेरिका को इन 16th सेंचुरी, मतलब कि ये जो 16वीं सदी जो होती है, इसी सदी में वो कोलंबस जो है वो अमेरिका को डिस्कवर करता है। उसके बाद वास्को डी गामा जो है वो जो सर्कमनेविगेटिव जो करता है अर्थ की, वो भी इसी पीरियड में करता है। उसके बाद कॉपरनिकस जो है वो डिस्कवर सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम की जो होती है डिस्कवरनेस, वो भी इसी ही पीरियड में होती है, ठीक है। उसके बाद हम ये सारे के सारे जो है ये इसके मेन फीचर्स हैं, ठीक है। इसके सेलियंट फीचर जिसको आप कहते हैं ना किसी एज के, ये वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। इसको आप लोग अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे तरीके से या यूज़फुल तरीके से इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी भी लिटरेचर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उनके जो मेन फीचर्स हैं वो जानने होते हैं, किसी एज के बारे में या किसी पीरियड के बारे में, तभी आप सही तरीके से किसी जो पोइट है या कोई राइटर है, ठीक है, या ड्रामाटिस्ट है, उसको अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले जो मेन फीचर्स हैं वो बता रहा हूँ रेनेसां के, जिस तरह हम लोगों ने डिस्कस किया सब, एंग्लो सैक्सन को हम लोगों ने डिस्कस किया, एंग्लो नॉर्मन को हम डिस्कस किया, अब हम रेनेसां को कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कोलंबस डिस्कवर करता है अमेरिका को, उसके बाद वास्को डी गामा जो है वो सर्कमनेविगेट करता है, उसके बाद जो कॉपरनिकस है वो डिस्कवर करता है सोलर सिस्टम को। उसके बाद हम देखते हैं कि देयर वाज अ न्यू ट्रेंड इन वोइंग ट्रेडिंग साइंस एंड फिलासफी, कि मतलब ये जो लोग सफ़र करते हैं, दुनिया का चक्कर लगाते हैं, देखते हैं, नई नई चीज़ें दरियाफ्त करते हैं, डिस्कवर करते हैं, ठीक है। इसका एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लोग तजारत करना स्टार्ट कर देते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक खिते से दूसरे खिते में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि साइंस और फिलासफी में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलने लग जाता है, लोग जो नई नई तजर्बे करने लग जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो साइंस और फिलासफी की जो रेवोल्यूशन आती है वो भी यहाँ से ही स्टार्ट होती है, ठीक है, नया ट्रेंड चलता है। उसके बाद हम देखते हैं इट वाज आल्सो द स्टार्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म का जो स्टार्ट होता है वो भी इसी सदी में होता है, ठीक है। लोग दूसरे खितों में जाने लग जाते हैं, दूसरे जो लैंड है जहाँ पे लोग ये जाते थे, जब सफ़र करते थे, वहाँ पे जब इनको कोई इलाका ऐसा होता था, एरिया ऐसा होता जो इनको पसंद आ जाता, वहाँ पे ये कॉलोनियाँ बनाने लग जाते थे, ठीक है। उसके बाद नेशनलिज्म का जो ट्रेंड था, ठीक है, वो भी यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं इट आल्सो स्टार्टेड प्रोटेस्टेंटिज्म एंड रिफॉर्मेशन मूवमेंट अगेंस्ट मेडिवियलिज्म एंड कैथोलिसिज्म, ठीक है। अब ये जो कैथोलिसिज्म और मेडिवियलिज्म के खिलाफ जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो स्टार्ट होती है, प्रोटेस्टेंटिज्म की जो स्टार्ट होती है, वो भी इसी ही पीरियड में स्टार्ट होती है, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इसमें जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि थियोसेंट्रिज्म शिफ्ट, देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम थियोसेंट्रिसिज्म टू एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, जिसका मतलब होता था कि लोग जो थे इसको मज़हब को अब वो छोड़ना शुरू हो गए थे, ठीक है। जब वो मज़हब को छोड़ना शुरू हो गए थे तो वहाँ पे एक क्लैश पैदा होता है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि ये जो क्रिश्चियंस हैं इनके मेजर दो फ़िरके हैं, दो इनके आप कह सकते दो सेक्ट हैं, या इनके आप कह सकते हैं कि मेन जो फ़िरके हैं वो दो हैं, एक प्रोटेस्टर्स हैं, दूसरे कैथोलिक हैं,
ठीक है। तो जब एक जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो आप कह सकते हैं कि वो ज़्यादा जो है रेवोल्यूशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से अडॉप्ट करते हैं। जो कैथोलिक है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं क़ुदामत पसंद है, ट्रेडिशनल है। ठीक है। तो इस वजह से इन लोगों के दरमियान जब जो मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी वो भी यहाँ से ही स्टार्ट हुई, क्योंकि जब लोग खुदा को मारना या मज़हब को छोड़ना शुरू हो गए थे तो फिर इन दोनों के दरमियान जो लड़ाइयाँ थी, जो झगड़े थे वो स्टार्ट हो गए थे, इनके दरमियान क्लैशेस जो थे वो बढ़ने लगे थे। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इटली बिकेम द फर्स्ट सेंटर ऑफ रेनेसा इन 15th सेंचुरी, कि जब लोग जो थे जो यूनान से आए थे, जो ग्रीस से आए थे, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल के फाल की वजह से, तो वहाँ से जब लोग इधर इटली में आकर उन लोगों ने रिफ्यूज किया, अपने आप को पनाह दी, तो वहाँ से फिर ये जो सेंटर था, जो इटली था, वो फिर फर्स्ट सेंटर ऑफ रेनेसा, ठीक है, रेनेसा का जो फर्स्ट सेंटर था वो इटली बन गया था किस सदी में, 15th सेंचुरी में। ठीक है, क्योंकि जितने दानश्वर थे, स्कॉलर थे ग्रीस के, वो लोगों ने किस मुल्क में पनाह ली, इटली में पनाह लिया आके, जिसकी वजह से ये पहला सेंटर बन गया था। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इनके जो मेन राइटर्स, जैसे डांट रोट डिवाइन कॉमेडी इन इटली, कि ये जो राइटर है डांट, वो एक जो अपनी जो बुक है आप वो कह सकते हैं, वो लिखता है डांट डिवाइन कॉमेडी इन इटली अगेंस्ट प्रीस्टहुड एंड गॉड्स अथॉरिटी, जिसमें वो खुदा की जो अथॉरिटी है, गॉड्स अथॉरिटी है, उसको क्या करता है, उसको चैलेंज करता है। ठीक है, उसको चैलेंज करता है। उसके बाद जो प्रीस्टहुड होते हैं उनके खिलाफ ये बुक लिखता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मैचिवेली, जो वो मैचिवेली जो राइटर है वो रोट द प्रिंस पेट्रार्क एंड बोकाशियो वर टू ग्रेट पोएट्स ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, पेट्रार्क और बोकाशियो जो होता है ये इस पीरियड के बहुत ही जो ग्रेट पोएट हैं उनमें ये दोनों शुमार होते थे। ठीक है, तो ये क्या लिखते हैं, प्रिंस को लिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इन इंग्लैंड एलिजाबेथन प्रोज प्रोग्रेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट, कि इसी पीरियड में इंग्लैंड में जो प्रोज का जो रेवोल्यूशन आया था, जो उसकी जो प्रोग्रेस हुई थी, जो उसकी फ्लरिशनेस जो हुई थी, वो अपने इंतहा तक पहुंच जाती है। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा अरूज मिलता है, वो बहुत ज़्यादा तरक्की करती है इसी पीरियड में। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलिजाबेथन लव्ड डेकोरेटिव मूड्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्लावर्ड स्टाइल के जो एलिजाबेथन होते हैं वो डेकोरेटिव मूड, जो एक्सप्रेशन मतलब किसी भी एक्सप्रेशन को आप जब आप डेकोरेटिव तरीके के साथ सजा के, ठीक है, उसमें कोई फूल वगैरह का इस्तेमाल करके जो आप तासुर पेश करते हैं, जो एक्सप्रेशन दिखाते हैं, उसको ये लोग ज़्यादा पसंद किया करते थे। कौन से लोग, एलिजाबेथन लोग। ठीक है, एलिजाबेथन पीपल, उन लोगों को ये जो डेकोरेटिव मूड ऑफ एक्सप्रेशन था और फ्लावर जो स्टाइल था वो बहुत ज़्यादा इनको लोगों को पसंद आ गया था। इससे ये वो इसको वो लव करते हैं, इसको वो प्यार करते हैं, इसको पसंद करते थे, आप ये कह सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि देयर वाज अ न्यू मूवमेंट ऑफ ह्यूमनिज्म, जिसका मतलब है इट मीन्स मैंस कंसर्न विद हिमसेल्फ। ठीक है, कि वहाँ पे एक ऐसा नई मूवमेंट, ऐसी एक मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी तहरीक स्टार्ट होती है जिसका जो मेन मकसद ही जो होता है वो इंसान का अपनापन होता है, जिसको आप मतलब कि आज के दौर में आप कह सकते हैं सेल्फिश। ठीक है, खुद गर्ज होना, सिर्फ अपने आप से गर्ज है और दूसरों इंसानों से कोई भी उन लोगों को लेना देना नहीं था। ठीक है, प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड, ठीक है, कि एक इंसानियत की जो स्टडी थी वो प्रॉपर एक स्टडी वो बन गई थी कि सबसे पहले अपने आप को देखना है। ठीक है, फिर अगर आप किसी का दिल करता है तो वो किसी की तरफ दूसरे को वो मतलब कि फ़ायदा पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है, ये उसकी स्वाब थी है। ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर इज़ ओन एक्शन, कि इंसान जो है, एक जो आदमी था वो अपने एक्शंस का वो जिम्मेदार बन गया था। ठीक है, अपने आप को वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने लग गए थे, जो कि पहले वो चीज़ नहीं थी। अब उन्होंने अपने आप को बिल्कुल खुदा के स्पर्द, आप ये कह सकते हैं कि खुदा के स्पुर्द किया हुआ था, मतलब रिलीजन को दे दिया हुआ था कि जो खुदा ने कह दिया है, जो रिलीजन ने कह दिया है, प्रीस्ट ने, पादरी ने या फादर ने कह दिया, तो बस उन लोगों ने वही करना है, उसके अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं करना। मतलब उसको आप ये लोग चैलेंज नहीं कर सकते, उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, उसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कोई क्वेश्चन वगैरह ये लोग नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये मज़हब की एक हद थी। ठीक है, कि उसको आप लोग चैलेंज नहीं कर सकते थे। अब लोगों ने क्या किया कि उन्होंने मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शन, के लोग जो थे अपने जो एक्शन थे, जितने भी वो काम वगैरह करते थे, उसके वो जिम्मेदार बन गए हुए थे। उसके बाद हम देखते हैं देयर वाज इनहांस सेंसिटिवनेस टू फॉर्मल ब्यूटी एंड एस्थेटिक सेंस, कि जो फॉर्मल ब्यूटी और एस्थेटिक जो सेंस है एक इंसान की, उसके अंदर जो सेंसिटिवनेस का जो अंसर है वो भी अब इन्हांस होना शुरू हो गया था, वो भी बढ़ना शुरू हो गया था, कि इंसान की जो फॉर्मल ब्यूटी है, उसके बाद जो एस्थेटिक उसकी सेंस है, ठीक है,
उसकी जो सेंसिटिवनेस थी, उसके अंदर जो इंसान की आप ये कह सकते हैं कि उसका जो सीरियसनेस थी, उसमें भी लोगों ने अब क्या करना शुरू कर दिया, उसको भी लोगों ने इन्हांस करना शुरू कर, उसको भी बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि मार्टिन लूथर फाउंडर प्रोटेस्टेंटिज्म। ठीक है, मार्टिन लूथर जो है पता चलता है कि वो भी जो प्रोटेस्टर बन गया हुआ है। ठीक है, दे चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ पोप एंड बर्न्ड पार्डन्स, कि वो क्या करते हैं कि जो पोप था, जो उनका जो पादरी था, जो फादर था, ठीक है, उसको ये लोग क्या करने लग जाते हैं, चैलेंज करना शुरू हो जाते हैं कि अब आप लोग ट्रेडिशनल हैं, आप लोग रेवोल्यूशन नहीं ला सकते। ठीक है, मतलब उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी जो मार्टिन लूथर है वो इसी ही एज में करता है। उसके बाद हम देते हैं देयर वाज आल्सो स्ट्रांग ट्रेंड ऑफ सेंसियसनेस। नाउ द राइटर स्टार्टेड टू राइट अबाउट वुमेन एंड वुमेन ब्यूटी, फॉर एग्जांपल जॉन डन। अब हम देखते हैं कि जो सेंसियसनेस का जो उनसर था, वो भी एक स्ट्रांग तरीके से वो सामने आता है सेंसियसनेस का। ठीक है, कि पहले लोग जो थे मज़हब की वजह से औरतों के बारे में या औरतों की जो ब्यूटी थी, वुमेन और वुमेन्स ब्यूटी, उसके बारे में बात करना जो है अपनी एक, या आप ये कह सकते हैं कि एक तौहीन समझते थे मज़हब की या औरतों की, कि लोग इस पर खुलकर बात नहीं करते थे कि ये एक पर्दे का मामला है, ये आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ा ही सेंसिटिव किस्म का एक जो है ना एक चीज़ होती थी। लेकिन अब लोगों ने क्या किया कि उसकी जो ब्यूटी है औरत की, वुमेन एंड वुमेन ब्यूटी, इसके बारे में लिखना, बोलना, देखना, ठीक है, इसको फिर खुल के बयान करना जो है हम लोगों ने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। जो कि हम देखते हैं कि जो जॉन डांस की जो पोइम्स हैं, उसका मैंने इंट्रोडक्शन पहले अपलोड किया हुआ है, आप गो थ्रू कर सकते हैं कि उसने किस तरह एक औरत की ब्यूटी के बारे में, या उसकी वो जो आप क्या कहते हैं कि उसकी जो अनफेथफुलनेस है उसके बारे में, ठीक है, वो कैसे कैसे उसने बयान किया हुआ, क्या क्या चीज़ें उसने डिस्कस की हुई हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इट वाज आल्सो अ पीरियड ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, सेल्फिशिज्म, डिसीव, डबल क्रॉस। कि ये जो जब आप लोग ये जब लोगों ने डिस्कवर करना शुरू कर दिया अपने आप को, तो इसका मतलब था कि लोगों ने अपने सेल्फिशनेस का जो अंसर है उसको बढ़ा दिया। ठीक है, जब इंसान अपनी गर्ज के या अपनी गर्ज से ताल्लुक़ रखता है या सिर्फ अपना सोचता है, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ खुद गर्ज है, उसको दूसरे से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो ये जो यूटिलिटेरियनिज्म का जो मतलब होता है, इसका मतलब अफादियत पसंदी। ठीक है, कि जो चीज़ आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है आप उसकी तरफ जाते हो, बाकी चीज़ें की आपको ना कोई फ़िक्र होती है, ना आप उसको पिक करते हो, ना आप उसकी तरफ देखते हो, मतलब उसको वापस से पुश डाल देते हो, उनको दफ़ा कर दो। आप कहते हो कि नहीं यार बस ये चीज़ मैंने नहीं लेनी। जो चीज़ ज़्यादा पसंद है आप उसकी तरफ जाते हो, उसकी कदर करते हो, उसकी केयर करते हो, या उसको आप ये कह सकते हो उसको आप जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा उसकी प्रेज़ करते हो। ठीक है, और इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है कि आपको सिर्फ अपने आप से, मतलब इनफरादियत जिसको आप कहते हैं। ठीक है, जो अगर सोचना है तो इनफरादियत के बारे में सोचना, बल्कि यूनाइटेडनेस के बारे में नहीं सोचना, एक यूनिट की शक्ल में नहीं सोचना, बल्कि सिर्फ अपनी आप से ही गर्ज। सेल्फ का मतलब है खुद गर्जी। उसके बाद देखिए डिसीव, मतलब धोखाबाजी जो थी वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, जब आप लोग अपने आप के बारे में सिर्फ सोचते हैं, सिर्फ अपना ही सोचते हैं, इसका मतलब है कि आप लोग धोखा दे रहे हैं अगले बंदे को। ठीक है, उसके बाद डबल क्रॉस, कि अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप दूसरे को भी डबल क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आप डबल एंगल से बात कर रहे हैं या डबल एंगल से किसी को डील कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो रेनेसां पीरियड में थी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई हो, क्योंकि तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और अगर कोई भी ऐसी थेरी है, कोई भी ऐसा लेसन है जिसकी आप लोग को समझ नहीं आती, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो डाल सकते हैं अपना क्वेश्चन। तो आई होप कि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से सिखा पाऊँ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और सावधान सुरक्षित रहें। बहुत शुक्रिया।